हाँ जी, अब हम देखेंगे कि स्थिर वैद्युत उत्पन्न कैसे की जाती है। ठीक है, आओ देखते हैं भाई। सबसे पहला तरीका, इसको हम कहते हैं बच्चों घर्षण। ठीक है, जब कभी भी हम किसी प्लास्टिक की रॉड को, आपने देखी होगी, या प्लास्टिक का कोई भी ऑब्जेक्ट, अरे वो स्केल वाला एग्जांपल तो हमको पता ही है। स्केल जो होती थी ना प्लास्टिक की 15 सेंटीमीटर वाली, उसको जब बालों पे रगड़ते थे तो चार्ज आता था कहीं ना कहीं। देख लो कब कहाँ कैसा आता है। अगर मैं कहता हूँ बच्चों कि मेरे पास कुछ भी ऐसा है जो है प्लास्टिक का, हिंदी में लिखें, ऐसा है जो है प्लास्टिक का, इस प्लास्टिक को अगर मैं रब करता हूँ किसके साथ, अगर मैं इस प्लास्टिक को, ठीक है बेटा, बाल हो गया या खाल हो गई, अब खाल किसकी हो गई, बिल्ली की हो गई, या भालू के फर हो गए, इन पे रब करता हूँ तो इनकी टेंडेंसी होती है, खाल की, बाल की, फर की, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। ठीक है, इनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। मतलब जैसे मान लो कि ये खाल थी और ये प्लास्टिक था, तो क्या होता है, खाल से इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाता है ऐसे। अब इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ आ जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल कर आ जाता है प्लास्टिक के पास। अगर इस प्लास्टिक के पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो प्लास्टिक के पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया, हम जानते हैं कि शुरुआत में तो प्लास्टिक उदासीन था, अब अगर प्लास्टिक के पास इलेक्ट्रॉन आया तो क्या हो गया, प्लास्टिक के पास इलेक्ट्रॉन आया मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज़्यादा हो गई। हमको तो अच्छे से पता है कि आवेश की जब बात की जाती है तो बेटा अतिरिक्त आवेश की बात होती है। ऐसे तो देखा जाए कि कोई उदासीन वस्तु है, क्या इस पर कोई आवेश नहीं है, होने के लिए तो आवेश है। कितना आवेश है, शून्य आवेश तो है, पर देखा जाए तो जितना धन आवेश था इस पर उतना ही ऋणावेश था, ऐसा बोल सकते हैं। इसी वजह से तो ये उदासीन थी। ठीक है, तो अगर ये आवेशित है ऐसा कह रहा हूं मैं, इसका मतलब इसमें चार्ज का जो बैलेंस है, आवेशों का जो बैलेंस है वो थोड़ा बिगड़ गया है। अगर मैं बात कर रहा हूं आवेश, इस पर अगर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, अतिरिक्त 2 इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए, तो मैं कहूँगा कि अब इस पर आवेश है कितना, 2e का। तो जब भी कभी मैं किसी पिंड का, किसी वस्तु का कुल आवेश कहने जाता हूँ, इसका अर्थ होता है बेटा अतिरिक्त आवेश, जो उस पर इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की बराबर संख्या के बाद आया है। ठीक है, तो यहाँ भी कहानी वही है भाई। शुरुआत में तो जो बाल या खाल या फर जो भी था, इस पर जितने पॉजिटिव थे उतने ही निगेटिव थे, ऐसा मान लें हम। पर हुआ क्या, जब मैंने इसको प्लास्टिक से रगड़ा तो प्लास्टिक से रगड़ने के बाद क्या हुआ, थोड़े से जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ से निकले। कहाँ से निकले भाई साहब, थोड़े से जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ से निकले इससे, और चले गए कहाँ, प्लास्टिक में। तो प्लास्टिक में चले गए तो क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इन पर धनावेश आ गया, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इस पर आ गया धनावेश। अच्छा, जिसमें गए उस पर आ गया ऋणावेश। कहानी हो गई सॉल्व। क्या हो गई भैया, दोनों चीज़ें जो हैं हमारी, दोनों पर आवेश आ चुका है बहुत अच्छे से। कोई समस्या इसमें, मुझे नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए यहाँ। तो भाई ये पहला तरीका था जिससे मैंने 2 उदासीन पिंडों को, 2 उदासीन वस्तुओं को आवेशित किया। इसको भी आवेशित कर दिया, इस पर धनावेश ले आया, इसको भी आवेशित कर दिया, इस पर ऋणावेश ले आया। तो ये आवेशित करने का जो तरीका था इसको हम कहते हैं घर्षण। ठीक है, मतलब स्थिर वैद्युत आवेश उत्पन्न करने का जो पहला तरीका था इसको हमने कहा घर्षण। इसको मैं स्थिर वैद्युत आवेश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आवेश स्थिर है, या आवेश चल नहीं रहा है। दूसरा तरीका बच्चा, ये किस में किया था मैंने, ये काम मैंने किया था 2 कुचालकों में। और क्या क्या यहाँ पर उदाहरण है, और देख लेते हैं। जब भी कभी प्लास्टिक हो गया या रबड़ हो गया, इनको मैं रब करता हूँ, इनको मैं रब करना मतलब घिसना, रगड़ता हूँ, किससे, इनको अगर मैं रगड़ता हूँ प्लास्टिक को बाल से या रबड़ को भी बाल से, तो प्लास्टिक और रबड़ ये क्या करते हैं, ये लूज़ करते हैं, नहीं ये गेन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। बाल खाल वगैरह जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। जिन्होंने इलेक्ट्रॉन छोड़ा उन पर आवेश आ गया धन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा उन पर आ गया आवेश ऋण। इसके अलावा एक और उदाहरण आता है, जब हमसे बोला जाता है कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा। ठीक है, तो कांच की छड़ जब मैं रेशम के कपड़े से रगड़ूंगा, कांच की छड़ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन छोड़ती है,
रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन लेता है, तो अगर रेशम के कपड़ा ये था, रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित। कांच की छड़ जिसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, ये कैसी हो जाएगी, धनावेशित। क्या दोनों पर स्थिर विद्युत आवेश आए भैया, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, ठीक है। और अगर ये आया तो अब हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार हमने दोनों को स्थिर विद्युत आवेश दोनों पर उत्पन्न किया, दोनों को आवेशित किया, ठीक है। ये सारी कहानियाँ किसके लिए कर रहे हैं हम बच्चों, ये सारी की सारी जो कहानियाँ हैं ये कुचालकों पर देखा अभी तक हमने। मैं चालकों की बात करता हूँ, ध्यान से सुनना। चालक मतलब मान के चलो कि किसी धातु का कोई एक गोला है, ठीक है, किसी धातु के गोले की बात करें, आओ देखें, ये धातु का एक गोला था ऐसा, ठीक, इस पर पहले था आवेश Q, ठीक है। एक अन्य गोला था ऐसा जिस पर आवेश कैसा था, इस पर हम कहते हैं प्रारंभिक आवेश जो था बेटा ये 0 था। हमने दोनों को क्या किया, हमने दोनों को जोड़ दिया। दोनों को जोड़ने से क्या हुआ, जब दोनों को जोड़ेंगे तो इससे कुछ आवेश, इस तरीके से जोड़ा है ना मैंने, तो इससे क्या होगा, कुछ आवेश इसकी तरफ बहने लगेगा और अंततोगत्वा हमको यह मिलेगा कि इस पर कुछ आवेश बचा है, मान लो वो बचा है Q डैश, और इस पर क्या चार्ज बचा है, अब इस पर मान लो कि वो चार्ज आ गया है Q, ठीक है। क्यों Q डैश और Q हो गया है भाई, जब दोनों को जोड़ा तो इससे इसकी तरफ कुछ आवेश का क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, कुछ आवेश का स्थानांतरण हुआ यहाँ से यहाँ तक, और जैसे ही कुछ आवेश यहाँ से यहाँ आया, इसका आवेश कम हो गया, इसका आवेश बढ़ गया। परंतु हमारा जो पर्पस था वो ये था कि किसी पिंड में जो कि प्रारंभिक रूप से उदासीन है, इस पर स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करें या लाएं कहीं से। उत्पन्न तो नहीं किया पर यहाँ से ला दिया, ठीक है। इसको कहते हैं बच्चों चालन। क्या कहते हैं, चालन। चालन के लिए एक आपको कहानी याद रखनी है कि अगर मैंने जिन दो पिंडों के मध्य ये चालन करवाया था, अगर वो एक समान भौतिक आकार के हों, उनका शेप, डायमेंशन सब एक समान हो, तो मैं ये कहता हूँ कि दोनों पर बराबर बराबर आवेश आएगा। और उस पर एक क्वेश्चन करते हैं, आओ छोटा सा करेंगे। मैं आपसे कहता हूँ, बहुत ध्यान सुनना बच्चों, ये आवेश संरक्षण है कहीं ना कहीं, ठीक है। देखना ध्यान से, मैं कहता हूँ आपसे कि एक पिंड था जिस पर आवेश था Q, एक था 0, दोनों आइडेंटिकल थे। आइडेंटिकल मतलब दोनों जो थे ये एक समान थे दिखने में, ठीक है। दिखने में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इमेजिन कर लो, दोनों की त्रिज्या एक समान थी, दोनों एक ही प्रकार के पदार्थ के बने हुए थे, कुल मिलाकर देखने में बिल्कुल एक समान, ठीक है। आइडेंटिकल, एक समान दो पिंड, इस पर Q आवेश, इस पर 0 आवेश, दोनों को जोड़ेंगे तो आवेश कितना कितना जाएगा, क्या बता सकते हो आप कितना कितना जाएगा? सीधी सी बात है, अगर एक समान हैं बच्चों, दोनों की देखा जाए तो धारिताएं अगर एक समान हैं, ठीक है, और दोनों को जोड़ूंगा तो अल्टीमेटली मुझको जो रिजल्ट मिलेगा, इस पर आ जाएगा आवेश Q/2 और इस पर आवेश आ जाएगा Q/2, खत्म कहानी। दोनों का जो योगफल है वो प्रारंभिक योगफल के बराबर होना चाहिए, यही होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। बात आई समझ में? आगे चलते हैं बच्चों, तीसरी कहानी जो है, ये चालन से हमने देखा ना कैसे आवेश उत्पन्न हो रहा है, चालन से। तीसरी कहानी ध्यान से देखना आप। तीसरा है बच्चों प्रेरण। प्रेरण समझते हो? देखो जैसे कि मान लो मैं ऐसा हूँ, ऐसा आँख खोल के देख रहा हूँ, ठीक है। आपने बोला सर आँख खोलो, मैंने ऐसे आँख खोल दिया। आपने क्या किया, मेरे सामने ऐसे किया, ऐसे किया, मारा नहीं मेरे को, मुक्का नहीं मारा, पर क्या किया, ऐसे मुक्का मेरे पास लेके आए, तो मैं ऐसे हो जाऊँगा ना। क्या आपने मुझको टच किया? नहीं टच किया। क्या आपने मुझ पर प्रभाव डाला? डाला। प्रेरण का मतलब यही होता है, बिना टच किए प्रभाव डालना। अब प्रेरण से हम आवेश कैसे उत्पन्न कर रहे हैं, और देखते हैं। आपसे मैं कहता हूँ कि एक पिंड था जो कि पहले उदासीन था। आपको मैं बता चुका हूँ कि भले ही वो उदासीन हो, ऐसा नहीं है कि उस पर कोई आवेश नहीं होता। उस पर जितना धनावेश था बच्चों, उतना ही ऋणावेश था। फिर देखो ये ऋण धन, फिर ये ऋण धन, फिर ये ऋण धन, आप जोड़ लो, जितना ऋण उतना धन, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं इसके निकट कोई अन्य आवेशित वस्तु लाता हूँ, इस प्रकार देखो ऐसे, ये यहाँ से लेके आया एक अन्य आवेशित वस्तु उसके पास, ठीक है। अभी तो उसको पता नहीं है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, इसलिए इसके आवेश जो है ये मस्त आपस में गुट्टम गुट्टा हो गए, खेल चालू है इनका ना। कुल मिलाकर कहानी क्या है, नेट आवेश, कुल आवेश 0 है, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं लेके आ रहा हूँ एक ऐसा पिंड जिस पर धनावेश था, तो क्या होगा, इसके जितने भी धनावेश हैं, इसके धनावेश से प्रतिकर्षित होकर दूर जाएंगे। किस तरफ चले जाएंगे, आओ देखते हैं अगला सीन।
इसी का सीन बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना बच्चों आप। जो धनावेश हैं वो इस धनावेशित छड़ से प्रतिकर्षित होकर यहाँ चले जाएंगे इस प्रकार, ठीक है, और जो ऋणावेश हैं वो इस धनावेशित छड़ से आकर्षित होकर आ जाएंगे इस तरफ इस प्रकार। समझ में आई बात आपको? ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि आप यहाँ पर खड़े थे ऐसे, और मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा जी बताइए क्या इस पर कोई आवेश है? बेटा जी बोलेंगे कि नहीं सर, इस पर कोई आवेश नहीं है, क्योंकि इस पर जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, कुल आवेश शून्य हो गया। फिर मैं पूछूंगा कि बेटा जी अब बताइए कोई आवेश है क्या? बेटा जी फिर यहाँ पर खड़े हो गए, मैंने पूछा बेटा जी बोलिए, बेटा जी बोलेंगे हाँ अब है आवेश। क्यों आवेश है? क्योंकि बेटा जी को तो इस तरफ का धनावेश दिखाई देगा। क्या इस पर कुल आवेश आया? नहीं, कुल आवेश तो अभी भी शून्य है। तो फिर हुआ क्या? इसके आवेश पृथक्कृत हो गए, ठीक है, इसके जो आवेश हैं ये पृथक हो गए, सॉरी, इसके आवेश जो है वो पृथक हो गए। पृथक हो गए मतलब कुछ ऋण आवेश यहाँ चले गए, धन आवेश यहाँ चले गए, और ये आंशिक रूप से आवेशित हो गया, पार्शियली चार्ज हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, यदि किसी पिंड के निकट, किसी उदासीन पिंड के निकट एक आवेशित पिंड लाया जाता है, तब उदासीन पिंड के आवेश पृथक हो जाते हैं और यह आंशिक रूप से आवेशित हो जाता है। यह घटना प्रेरण कहलाती है, स्थिर वैद्युत प्रेरण कहलाती है। आई बात समझ में बच्चों? यहाँ पर मैंने किया स्थिर वैद्युत प्रेरण, टच किया क्या? देखो एक बात बताओ, उसको टच किया क्या? नहीं किया, बिना टच किए, ऐसे बिना टच किए प्रभाव डाल दिया। प्रभाव डाल दिया इसका मतलब प्रेरण किया, यहाँ पर प्रेरित किया उसको। क्या प्रेरण से पिंड पर कुल आवेश आया? आप बोलोगे नहीं, कुल नहीं आया, केवल उसी के आवेश थे जो पृथक हो गए। अब क्योंकि वो दो अलग अलग सतहों पर दिखाई दे रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि एक धनावेशित है और एक भाग ऋणावेशित है, आवेश तो दिखने लग गया उस पर। तो इस तरीके से भी एक बोला जाए तो हमने स्थिर वैद्युत आवेश उत्पन्न किए। तो चलो आओ अब कुछ सवालों के जवाब, और इसके पहले वाली जो वीडियो था, इसके पहले वाली जो क्लास थी, उसके भी एक कंसेप्ट को यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। आप ध्यान से देखना। मैं आपसे कहता हूँ बच्चों, एक धनावेशित वस्तु एक ऋणावेशित वस्तु को क्या करेगी? बोलो, आकर्षित करेगी, प्रतिकर्षित करेगी? जल्दी बोलो। आप बोलोगे सर विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, आकर्षण होगा, ठीक है। फिर मैं कहता हूं अगला सवाल, एक धनावेशित वस्तु एक धनावेशित वस्तु, दोनों में क्या होगा? बोलो जल्दी से, क्या होगा? बोलो। आप बोलोगे सर दोनों समान आवेशित वस्तु हैं, दोनों में प्रतिकर्षण होगा। मैंने कहा वेरी गुड, वेल डन बेटा, ये भी सही कहा आपने। फिर अगर मैं कहता हूं कि एक धनावेशित वस्तु और एक उदासीन वस्तु, अब क्या होगा? दोनों के बीच में आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। बच्चे बोलेंगे सर ये तो कोई बात ही नहीं हुई, एक पर आवेश है दूसरे पर कुछ नहीं है, ना आकर्षण होगा ना प्रतिकर्षण होगा, कोई बात नहीं। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि बताओ, जब आप बालों में स्केल को रगड़ते थे तो स्केल में तो आवेश आ जाता था, कैसे आ गया? प्लास्टिक को बाल से रगड़ा तो बाल से इलेक्ट्रॉन कूद के चले गए प्लास्टिक पर, प्लास्टिक हो गया ऋणावेशित, बाल हो गए धनावेशित। आप याद करो, अगर आप उस समय कंघी करते थे तो सूखे बालों में कंघी चिपकती है, बाल कंघी के साथ ऊपर जाने लगते हैं। क्यों जाने लगते हैं? क्योंकि बालों पर आता है धनावेश, कंघी पर आता है ऋणावेश, धन और ऋण में आकर्षण होता है, और ये पूरी कहानी हमको यहाँ दिखाई दे जाती है, ठीक है। परंतु अगर मैं कहता हूँ कागज़ के टुकड़े जिन्हें आपने सिर से रगड़ी स्केल से कभी नचाया था, उनकी चर्चा करें। आपने कागज़ के टुकड़े फाड़े, ऐसे रख दिया, अपने दोस्त को बोला इधर आवे, आप तेरे को जादू दिखाते हैं, उसको पकड़ा ऐसे, उसके सिर में ऐसे रगड़ दिया स्केल, और उसके बाद आपने ले जाकर उन कागज़ के टुकड़ों पर फिराया उसको ऐसे दूर से, ऐसे 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 ऐसे, तो कागज़ के टुकड़े क्या होंगे? नाचने लगेंगे वहाँ पर। यार कागज़ के टुकड़े में तो आवेश था नहीं, फिर क्यों नाच रहे थे वो? जवाब यहाँ पर है, देखो। मैं कहता हूँ कि धनावेशित पिंड जब इसके पास लेकर आऊँगा ना, होगा ये कि इसका जो आवेश है ये पृथक्कृत हो जाएगा, मतलब इस पर यहाँ आ जाएगा ऋणावेश ऐसे और यहाँ आ जाएगा धनावेश ऐसे, इसके आवेश पृथक्कृत हो गए, ठीक है। अब ये जो पृथक आवेश हैं इनमें हमको बहुत अच्छे से एक बात समझ में आएगी बच्चों कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ऋणावेश, वो इस धनावेश से क्या होगा? आकर्षित होगा। बिल्कुल सही बात है। ये थी भैया हमारी स्केल, स्केल पर था ऋण आवेश क्योंकि इसको बालों से रगड़ा था। ये था कागज़ का टुकड़ा, कागज़ के टुकड़े के पास लेकर आएंगे, कागज़ के टुकड़े के इस वाले भाग में, ठीक है, कौन सा आवेश आएगा? बोलो, इस वाले भाग में जो कि इस ऋण आवेशित स्केल के पास है, यहाँ आ जाएगा मेरे हिसाब से धनावेश। ले आते हैं धनावेश, लो ऐसे, और दूर चला जाएगा कौन सा? ऋणावेश ऐसे।
तो अब क्या होगा बेटा, इस धनावेश को ये ऋणावेश आकर्षित करेगा, ये कागज का टुकड़ा कूद के इसके पास चला जाएगा चिपकने के लिए। पर अक्सर होता यह है कि जब कूद के इसके पास आता है चिपकने के लिए तो ये तो ओवरऑल न्यूट्रल ही था, कुल उदासीन ही था, इसका कुछ ऋणावेश इसके ऊपर आ जाता है और फिर ये इसको वायलेंटली रिपेल करता है, तेजी से उसको प्रतिकर्षित करता है, दूर चला जाता है उससे एकदम तेजी से उसी समय। ठीक है, आई बात समझ में आपको? तो भाई साहब ये कहानी थी क्या कि एक धनावेशित वस्तु एक उदासीन वस्तु को क्या करेगी, आकर्षित करेगी। अच्छा एक बात बताओ, एक ऋणावेशित वस्तु एक उदासीन वस्तु को क्या करेगी, ऋणावेशित वस्तु उदासीन वस्तु, बोलो क्या होगा दोनों के बीच में? यहाँ पर भी कहानी वही है, ये ऋणावेशित है तो उसके कारण धनावेश यहाँ जाएगा, ऋणावेश यहाँ चला जाएगा और दोनों के मध्य क्या होगा, दोनों के मध्य होगा आकर्षण। ठीक है, मतलब हमको समझ में आया कि एक आवेशित वस्तु एक अनावेशित वस्तु को हमेशा आकर्षित करती है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा जी, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सवाल सुनना मेरा, दो बॉडी हैं, एक है, दो बॉडीज हैं, चलो मान लिया दो बॉडीज ऐसी हैं ये और ये, ठीक है, और दोनों के मध्य हो रहा है आकर्षण। सवाल ये है, आप मुझे ये बताओ कि अगर दोनों के मध्य ऐसा आकर्षण हो रहा है तो क्या दोनों आवेशित होंगे? बोलो जल्दी से, क्या दोनों आवेशित होंगे कि नहीं होंगे? आपका जवाब आएगा कि हाँ होंगे, एक पर धनावेश होगा एक पर ऋणावेश होगा। और मैं यही टोकूंगा आपको, बोलूँगा कि चलो अगर एक आप धनावेशित है और एक उदासीन है, अभी आकर्षण नहीं होगा क्या? आप बोलोगे हाँ होगा, ये भी बात है सही। इसका मतलब अगर दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि दोनों ही आवेशित होंगे। हो सकता है कि उनमें से कोई एक आवेशित हो और एक कोई न्यूट्रल हो, एक उदासीन हो। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि एक धनावेशित हो एक ऋणावेशित हो, पर यह अवश्य नहीं है। अवश्य ये हम बोल सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो तभी अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन के लिए तो एक पॉजिटिव हो या निगेटिव हो और दूसरा न्यूट्रल हो, उसके बाद भी अट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और इसी से हम पर एक तथ्य आ जाता है कि प्रतिकर्षण ही, ठीक है, आवेशन की निश्चित पहचान है। मतलब अगर दो पिंड प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ठीक है, तो 100% मैं बोल सकता हूं कि दोनों आवेशित हैं और दोनों पर समान प्रकृति का आवेश है। अगर इस पर धनावेश है और इस पर धनावेश है तब ये दोनों प्रतिकर्षित करेंगे ही। ठीक है, मतलब अगर प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कह सकता कि एक आवेशित वस्तु एक न्यूट्रल को प्रतिकर्षित करेगी, कभी नहीं कर सकती। एक आवेशित वस्तु एक न्यूट्रल को आकर्षित ही करेगी, पर एक आवेशित वस्तु एक अन्य आवेशित वस्तु को प्रतिकर्षित ही करेगी। ठीक है, एक छोटा सा सवाल और करते हैं आपसे, देखते हैं इसका जवाब आपको आता है कि नहीं आता। देखते हैं भाई साहब, बहुत खतरनाक कहानियाँ आ रही हैं अब धीरे धीरे करके ना। प्रश्न ये है कि एक बॉडी थी, इसके पास 100 कूलम का आवेश था और एक बॉडी थी, इसके पास 0.001 माइक्रो कूलम का पॉजिटिव चार्ज था। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव। बोलो क्या होगा, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा? कोई बताएगा मुझे? बच्चों, क्योंकि इस पर आवेश बहुत ज़्यादा था, इस पर आवेश बहुत कम था, तो यहाँ पर ये इसकी तुलना में एक प्रकार से उदासीन ही मान लिया जाएगा। और अगर उदासीन मान लिया जाएगा तब तो आप समझ गए कि दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। मतलब एक हैवीली पॉजिटिव चार्ज और एक बहुत ही कम पॉजिटिव चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं। ठीक है, परंतु हाँ अगर ये थोड़ा भी बड़ा होता, मान लो ये 0.1 माइक्रो कूलम भी होता, अगर ये 1 माइक्रो कूलम भी होता, ये थोड़ा सा और बड़ा होता, तो हम कहते हैं कि दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा और प्रतिकर्षण ही आवेशन की स्थायी पहचान है, निश्चित पहचान है। ठीक है बच्चों, एक अन्य सवाल यहाँ पर हम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा कि एक हमारे पास ऐसा 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 ये बोतल का एक ढांचा दिख रहा है जो कि धातु का बना हुआ है। ठीक है, इस धातु की बोतल के ढांचे के अक्ष के अनुदिश एक E+ आवेश चल रहा है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि बताओ जब वो गर्दन के पास पहुंचेगा, बोतल की गर्दन के पास, तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये हमारे प्रेरण पर आधारित प्रश्न है, याद रखेंगे। ये जैसे जैसे आगे चलेगा इसकी वजह से यहाँ पर प्रेरण होगा, यहाँ ऋण आवेश यहाँ धनावेश, यहाँ ऋण आवेश यहाँ धनावेश, फिर ये आगे चलेगा, यहाँ ऋण यहाँ धन, यहाँ ऋण यहाँ धन। ठीक है, अब देखो क्योंकि इसके कारण यहाँ प्रेरण हो रहा है, ठीक, ये धनावेश इसको आकर्षित भी करेगा और ये ऋण आवेश इसको आकर्षित करेगा और ये ऋण आवेश इसको आकर्षित करेगा ऐसे।
तो उस पर कुल बल शून्य लगेगा, यहाँ पर भी कुल बल शून्य लगेगा, पर जब वो यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ देखना, यहाँ पर ऋणावेश आएगा, यहाँ ऋणावेश आएगा, यहाँ धन आएगा, यहाँ धन आएगा। ये देखो, ये ऋण उसको खींचेगा ऐसे, ये ऋण उसको खींचेगा ऐसे, और ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ आएगा। ई पर कुल बल लग जाएगा। जैसे समझ में आ रहा है उसके काम का है, ना समझ में आया आप छोड़ सकते हो, उसको बहुत काम का नहीं है एग्जाम्पल। पर हाँ, यहाँ पर आप देखोगे कि इस पर कुल बल लगेगा इस तरफ, और अगर किसी पिंड पर कोई नियत या कुछ भी कैसा भी बल लग रहा है एक दिशा में, ठीक है, तो वो उस दिशा में उसको त्वरित जरूर करता है। अब क्योंकि इसके वेग की दिशा में ही लग रहा था, उसको त्वरित करेगा, उसके वेग को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये कुल जमा कहानी थी बच्चों, मैंने जो आपको पढ़ाया स्थिर विद्युत उत्पन्न करने की, जिसमें सबसे पहले हमने देखा घर्षण, ठीक है, दूसरा देखा हमने चालन, और तीसरा देखा प्रेरण। अगली कहानी है कूलम्स लॉ की, ठीक है, उसके बाद वाले में देख लेना आप।